हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 8 डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल, उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की, तो वो 4 तरह के होते हैं। उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था: कलर, टेक्सचर, लाइन और शेप। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। क्या होते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन? द डेवलपमेंट ऑफ ए सक्सेसफुल डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक डिज़ाइन प्रिंसिपल। अगर हमें कोई डिज़ाइन को सक्सेसफुली समझना है, उसको डेवलप करना है, तो उससे पहले हमें क्या समझना होगा? हमें बेसिक जो प्रिंसिपल्स है डिज़ाइन के, उनको समझना होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन आर द रूल्स that govern how design elements are mixed in the most appropriate way। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं, उनके कुछ रूल होते हैं। और रूल क्या होते हैं कि किस तरह से किसी डिज़ाइन में जो एलिमेंट्स हैं उनको अप्रोप्रिएट वे में मिक्स करना है, यानी कि उचित अनुपात में उनको किस तरह से मिक्स करना है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत सुंदर दिखे। दीज इंक्लूड प्रपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस, रिदम एंड हार्मनी। और इसके अंदर यानी कि प्रिंसिपल्स के अंदर कौन कौन से प्रिंसिपल्स आते हैं? आपके प्रपोर्शन आता है, बैलेंस आता है, एम्फेसिस, रिदम और हार्मनी। यानी कि हमने जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन पढ़े हैं, उन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन को हम इस तरह से मिक्स करें अप्रोप्रिएट वे में कि हमारा डिज़ाइन जो है वो बहुत अच्छा हमारे सामने आए। तो उसको मिक्स करने के 5 प्रिंसिपल्स है, यानी कि जो भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम उचित प्रपोर्शन में, बैलेंस में और उचित एम्फेसिस के साथ, रिदम के साथ और हार्मनी के साथ इस तरह से उनका यूज करें ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा हमारे सामने आए। ऑल्दो ईच प्रिंसिपल इज ए सेपरेट एंटिटी, कंबाइनिंग देम सक्सेसफुली प्रोड्यूसेस एन अपीलिंग प्रोडक्ट। और इसलिए जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, और इसके साथ ही साथ जब हम उनको कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम सक्सेसफुली जो अपीलिंग प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट जो है उसको सक्सेसफुली प्रोड्यूस करते हैं। अब सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या है? प्रपोर्शन कंसर्न द रिलेशन ऑफ वन पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अनदर। प्रपोर्शन हम किसको कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ किस तरह से रिलेशन में है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रपोर्शन। एक गुड डिज़ाइन डज नॉट परमिट इजी डिसेक्शन। एक जो अच्छा डिज़ाइन होता है वो हमें इजी डिसेक्शन का परमिशन जो है वो नहीं देता है, परमिट नहीं करता है। द एलिमेंट्स आर सो स्किलफुली ब्लेंडेड। और इसलिए जो एलिमेंट्स हैं उनको इतना स्किलफुली हमें ब्लेंड करना होता है कि वो क्या हो जाए, वेयर वन लीव्स ऑफ एंड द अदर वन बिगिन इज़ नॉट रियली अपरेंट, कि एक एलिमेंट जो है वो लीव ऑफ करे और दूसरा शुरू हो जाए, उसका हमें बिल्कुल भी पता ही नहीं चले। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, हमें एलिमेंट्स को स्किलफुली ब्लेंड करना होता है। दिस रिलेशनशिप में बी क्रिएटेड इन साइज, कलर, शेप एंड टेक्सचर। और ये जो रिलेशनशिप है ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हम किसी साइज को लेकर क्रिएट कर सकते हैं, हम कलर को लेकर कर सकते हैं, शेप को लेकर के और टेक्सचर को लेकर के क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि कोई भी फैब्रिक है, उस फैब्रिक में कितना भाग हमें कौन से साइज से बनाना है, कितना कलर जो है वो कितना भाग जो है, कितने भाग में कौन सा कलर करना है, और कितने भाग के अंदर कौन सी शेप हमें ड्रॉ करनी है, कितना भाग जो है वो कौन से टेक्सचर का होगा। तो ये जब हम एक ब्लेंडेड फॉर्म में यूज करेंगे और जिससे जो हमारा फैब्रिक है वो हमें देखने में काफ़ी अच्छा दिखेगा, तो हम ये कहेंगे कि इसके अंदर जो भी कलर यूज किया गया है, जो भी शेप यूज की गई है, वो जो भी साइज यूज किया गया है, वो सब क्या है, एक इक्वल प्रोपोर्शन में यूज किया गया है। ऑल दीज नीड टू बी प्लीजिंगली रिलेटेड टू ईच अदर। और ये सारी चीज़ें जो है वो आपस में जो है रिलेटेड होनी चाहिए। एंड टू बी द होल। और ये सब क्या होनी चाहिए, इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए जिससे कि जो भी डिज़ाइन हमारे सामने आता है वो हमें प्लीजिंग दिखे। दिस इज जनरली बेस्ड ऑन द proportion ऑफ गोल्डन मीन विच इज रिप्रेजेंटेड बाई रेशो लाइक
3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 8, टू 5 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 13 एंड सो ऑन। और जनरली जो प्रपोर्शन होता है वो किस पे बेस होता है, यानी कि जनरली बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ गोल्डन मीन्स, यानी कि इसका गोल्डन मीन्स क्या है कि जो हमें जो रेशो जो है वो क्या रिप्रेजेंट करे, जिसे 3, 5, 8, 5, 8, 13 इस तरह का जो रेशो हमें रिप्रेजेंट करे उसको हम क्या कहेंगे कि जो प्रपोर्शन है वो अच्छा है। द स्मॉलर पार्ट 3 हैज़ द सेम रिलेशनशिप टू द लार्जर पार्ट 8 एज द लार्जर पार्ट एज है 5 हैज़ टू द होल 3, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्ट 3 है उसका वही रिलेशन है 5 के साथ जो 5 का रिलेशन है 8 के साथ। द गारमेंट इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इंटू 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 8 और 8 इज इक्वल टू 13 सेक्शन। और जो गारमेंट है उसको अगर हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो हम किस तरह के रेशियो ले सकते हैं, 3 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 8 और 8 इज इक्वल टू 13। दीज सेक्शंस अपीयर एट द वेस्ट लाइन। ये जो सेक्शन होते हैं इनसे हमें कौन कौन सी चीज़ें अपीयर होती है, हमारी वेस्ट लाइन, योक एंड हेम लाइन। ए ड्रेस appears pleasing if the blouse, skirt and total body represent the ratio of 3 is equal to 5 is equal to 8। और एक जो अच्छी ड्रेस होती है वो प्लीजिंग हमें कब दिखाई देगी, जब उसका ब्लाउज, उसका स्कर्ट वाला पोर्शन और जो बाकी बॉडी का जो पोर्शन है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करे, यानी कि हमारा बॉडी मान लो 8 है तो हमारा जो स्कर्ट है वो 5 और हमारा जो ब्लाउज है वो 3, इस तरह का जो रेशो होगा तो उससे वो ड्रेस हमारे ऊपर काफ़ी अच्छी जचेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम फैब्रिक में प्रपोर्शन की बात करते हैं तो प्रपोर्शन इस तरह से होना चाहिए कि जो भी ड्रेस हम डिजाइन कर रहे हैं, जो भी ड्रेस हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी पर काफ़ी अच्छी दिखे। फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्कर्ट एंड ब्लाउज ड्रेस द ब्लाउज रिप्रेजेंट 3। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई हमारी ड्रेस है जिसके अंदर स्कर्ट है और ब्लाउज ड्रेस है तो उसके अंदर जो ब्लाउज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को, एंड द स्कर्ट शुड रिप्रेजेंट 5, और जो स्कर्ट है वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो कंबाइन इफेक्ट जो रिप्रेजेंट होता है यानी कि हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 8 को। सिमिलरली इन ए शर्ट पैंट ड्रेस द शर्ट शुड रिप्रेजेंट 5। अगर कोई एक ड्रेस है जिसमें शर्ट और पैंट है तो उसमें जो शर्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 5 को, पैंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 8 को, और जो कंबाइन इफेक्ट आएगा बॉडी का वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 13 को। प्रपोर्शन ऑफ कलर। अब बात करते हैं हम कलर के अंदर किस तरह से प्रपोर्शन ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स कैन बी वॉर्न ए शर्ट एंड पैंट टू क्रिएट प्रपोर्शन ऑफ कलर बाय यूजिंग द गोल्डन मीन्स। हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं शर्ट और पैंट में पहनने के लिए ताकि हम कलर्स का प्रपोर्शन जो है उसको क्रिएट कर सकें। अब आगे आता है प्रपोर्शन ऑफ टेक्सचर। दिस इज अचीव्ड व्हेन वेरियस टेक्सचर्स ऑफ मटेरियल यूजिंग फॉर मेकिंग ए ड्रेस इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द पर्सन वियरिंग द गारमेंट दैट इज हेवी एंड बल्की टेक्सचर अपीयर ओवर पावरिंग ऑन ए थिन एंड पेटाइट पर्सन। यानी कि इसमें क्या है, दिस इज अचीव्ड व्हेन वेरियस टेक्सचर, यानी कि ये जो प्रपोर्शन है टेक्सचर में ये कब अचीव कर सकते हैं हम, जब इसमें अलग अलग जो टेक्सचर के मटेरियल है उनको किसी एक ड्रेस में यूज करते हैं और उसके अंदर अलग अलग टेक्सचर को या तो हम बढ़ा सकते हैं या फिर हम घटा सकते हैं, और जो पर्सन इसको पहनेगा उसके साइज पे ये डिपेंड करेगा। जैसे एक हेवी और बहुत बल्की टेक्सचर जो है अगर हम बहुत पतले पर्सन को पहना देते हैं तो हमें किस तरह का दिखाई देगा, ओवर पावरिंग दिखाई देगा। प्रपोर्शन ऑफ शेप एंड फॉर्म। द साइज एंड पोजिशनिंग ऑफ मोटिव और प्रिंट इन ए ड्रेस आर इन प्रपोर्शन टू द साइज ऑफ द वियरर। प्रपोर्शन शेप और फॉर्म में हम किस तरह से ऐड करेंगे कि जो साइज़ है और जो पोजीशन है मोटिव की और प्रिंट की, यानी कि कोई भी ड्रेस मटेरियल है उसके अंदर जो भी मोटिव और जो भी प्रिंट है उनकी साइज़ और जो पोजीशन है वो किस प्रपोर्शन में है, पहनने वाले इंसान की साइज़ के, यानी कि हमारी जो साइज़ है उसके किस प्रपोर्शन में हम जो कपड़े पहन रहे हैं उन पर मोटिव और जो प्रिंट है वो बने हुए। width of the figure, length of the waist or torso, length of legs may differ from the classic ideal figure। जो width होती है फिगर की, जो लेंथ होती है वेस्ट की और जो लेंथ होती है लेग्स की वो डिफ़र होती है किससे, क्लासिकल जो आइडियल फिगर होता है। यानी कि एक आइडियल फिगर से अगर हम हमारा फिगर की अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमारे जो विड्थ है, हमारी जो लेंथ है वो
क्लासिक जो आइडियल फिगर है उससे डिफरेंट होगी। क्लोथिंग मॉडिफाइज द फिगर एंड क्रिएट्स प्रपोर्शन इन एक्वायर्ड बॉडी प्रपोर्शन इन ए प्लीजिंग वे। और जो क्लोथिंग होते हैं उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, और हम एक प्रपोर्शन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एक्वायर्ड बॉडी प्रपोर्शन को, ताकि वो जो एक्वायर्ड बॉडी प्रपोर्शन है वो भी कैसा लगे, हमें अपीलिंग लगे। यानी कि हम कपड़ों के अंदर इस तरह का प्रपोर्शन ऐड कर सकते हैं उसकी साइज और शेप में, कि अगर किसी की जो बॉडी है वो एक्वायर्ड भी है तो भी वो ऐसी ड्रेस पहन करके उसकी बॉडी जो है वो अपीलिंग लगे, अच्छी लगे। फॉर एग्जाम्पल, ए हाई वेस्ट बॉडीज यूज्ड इन मैटरनिटी क्लोथ्स कैमफ्लेक्स द फुलनेस ऑफ द एब्डोमेन। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक हाई वेस्ट बॉडीज़ यूज करें हम मैटरनिटी क्लॉथ में, तो हमें जो एब्डोमेन है वहाँ पर फुलनेस फील होगा। इक्वल डिवीजन मेक ए पर्सन लुक शॉर्टर एंड वाइडर, वेयर एज अनइक्वल हॉरिजॉन्टल डिवीजन मेक ए पर्सन लुक स्लिमर। और अगर हम बात करें इक्वल डिवीजन की, तो इक्वल डिवीजन क्या बनाता है, किसी भी पर्सन को शॉर्टर और वाइडर दिखा सकता है। वेयर एज अगर हम अनइक्वल हॉरिजॉन्टल डिवीजन करेंगे तो कोई जो पर्सन है वो स्लिम भी दिखाई दे सकता है। अब नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज इक्वलिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द गारमेंट। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेट का, हमारे जो पूरा जो गारमेंट है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, उसके सेंट्रल पॉइंट से जो वेट है उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। किस तरह से? ए गारमेंट नीड टू बी बैलेंस्ड बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। हमारा जो गारमेंट होता है उसको ज़रूरत होती है बैलेंस की, कैसे? वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। वर्टिकली का मतलब होता है लंबाई में भी, और हॉरिजॉन्टली यानी कि चौड़ाई में भी। इट कैन बी अचीव्ड इन 3 वेज। जो बैलेंस है वो हम 3 तरीके से अचीव कर सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और रेडियल। द एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, लाइन, फॉर्म, कलर और टेक्सचर ऑल आर कंसिडर्ड वाइल क्रिएटिंग ए बैलेंस इन ए ड्रेस। जब भी हम किसी भी ड्रेस में बैलेंस की बात करेंगे कि हमें बैलेंस क्रिएट करना है, तो हमें हमारे जो एलिमेंट्स हैं डिजाइन के, लाइन, फॉर्म, कलर और टेक्सचर, इनको भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अब पहले बात आती है फॉर्मल बैलेंस की। फॉर्मल बैलेंस क्या होता है? एन एवरेज ह्यूमन बॉडी इज सिमेट्रिकल, which means the body appears to be the same on each side of a central vertical line। एक जो एवरेज ह्यूमन बॉडी होती है सिमेट्रिकल, इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो किस तरह की दिखाई दे रही है, हमें एक सेंट्रल वर्टिकल लाइन से दोनों तरफ से सेम दिखाई दे रही है। ईच साइड जो है वो हमें सेम दिखाई दे रही है। 2 आर्म्स, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो हमारे दोनों तरफ एक एक हाथ है, 2 आर्म है हमारे, 2 आईज है, 2 लेग्स आर सीन ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। यानी कि अगर हम हमारी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस की बात करें, यानी कि हम सिर से लेकर के पाँव तक अगर बीच में एक जो वर्टिकल लाइन है उसको क्रिएट कर दें, तो हमारी जो बॉडी के 2 पार्ट हो जाएंगे। तो आप देखोगे कि वो जो 2 पार्ट है उन दोनों पार्ट में एकदम सिमेट्री है, यानी कि वो दिखने में एकदम एक जैसे लगेंगे। यानी कि एक साइड हमारे एक आंख, दूसरी साइड दूसरी आंख, एक साइड में हमारे एक कान, दूसरी साइड में दूसरा कान, एक साइड में हमारा एक हाथ, दूसरी साइड में दूसरा हाथ। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसी होती है? सिमेट्रिकल होती है। बट एक्चुअली स्लाइट डिफरेंस स्टिल अकर। लेकिन बिल्कुल स्लाइट डिफरेंस, बहुत छोटा सा डिफरेंस जो है वो कभी कभार हमें देखने को मिलता है। इफ़ द बॉडी डिफर्स नोटिसेबली ऑन वन साइड, अगर हम हमारी बॉडी को एक साइड से नोटिस करें, केयरफुली डिजाइन क्लॉथ कैन मिनिमाइज द डिफरेंस। तो हम हमारी जो भी क्लॉथ है उनमें जो डिफरेंस है क्लॉथ के डिज़ाइन में, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। फॉर्मल वर्टिकल बैलेंस इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव। जो फॉर्मल वर्टिकल बैलेंस है वो बहुत लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, यानी कि बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टाइप ऑफ डिज़ाइन। और इसके अंदर जो टाइप ऑफ डिज़ाइन है वो भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। फाउंड ऑन लेस एक्सपेंसिव गारमेंट्स, और ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है? जो लेस एक्सपेंसिव गारमेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है। फॉर्मल बैलेंस गिव ए फीलिंग ऑफ स्टेबिलिटी। जो फॉर्मल बैलेंस है वो हमें स्टेबिलिटी की फीलिंग देता है, डिग्निटी की फीलिंग देता है, एंड फॉर्मेलिटी की फीलिंग देता है, बट टेंड्स टू गेट मोनोटोनस।
लेकिन ये कैसा होता है, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, मोनो का, जहाँ पर भी मोनो की बात आती है वहाँ पर हम बात करेंगे सिंगुलर की, यानी कि कोई भी सिंगल चीज़। तो मोनोटोनस का मतलब यानी कि एक जैसा हमें दिखाई देता है। हॉरिजॉन्टल बैलेंस इज बेसिकली यूज्ड टू करेक्ट फिगर प्रॉब्लम्स बाय यूजिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, फॉर एग्जांपल डार्क ह्यू फॉर बिग साइज। और अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल बैलेंस की, तो इसके अंदर हम जो फिगर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन, जैसे कि डार्क ह्यू फॉर बिग साइज। अगर कोई बड़ा साइज है तो उसके लिए हम डार्क ह्यू यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे आता है इम्फेसिस। इम्फेसिस क्या होता है, द इम्फेसिस और फोकल पॉइंट ऑफ द गारमेंट इज द एरिया देट फर्स्ट अट्रैक्ट द व्यूअर्स आई। यानी कि इम्फेसिस का मतलब होता है बल, हिंदी में इसको हम कहेंगे बल। बल का मतलब है कि जो भी डिजाइन बनाया जाता है उसमें एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट रखा जाता है जहाँ पर जाकर के हमारी आंखें ठहर जाती हैं। यानी कि पूरी ड्रेस के अंदर कोई एक ऐसा डिजाइन होता है कि हमारी आंखें उसी डिज़ाइन पर जाकर के ठहर जाती है। तो एक ऐसा फोकल पॉइंट होता है गारमेंट में जिसके ऊपर जाकर के हमारी आइज ठहर जाती है, यानी कि हमारी आइज को वो पॉइंट जो है वो अट्रैक्ट करता है। इट एड्स इंटरेस्ट टू द गारमेंट एंड मे बी क्रिएटेड बाय द यूज ऑफ कलर्स। और ये क्या ऐड करता है हमारे गारमेंट्स में, इंटरेस्ट को ऐड करता है। और ये किसके द्वारा क्रिएट होता है, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर कलर को लेकर के इम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं, हम डिज़ाइन की जो लाइंस है उनको लेकर के इम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम कोई ऐसी एसेसरीज उसमें ऐड कर सकते हैं जो एसेसरीज उस ड्रेस पर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो, उससे भी हम इम्फेसिस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इम्फेसिस क्रिएट्स सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बाय फोकसिंग द व्यूअर अटेंशन ऑन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ द गारमेंट। और जो इम्फेसिस क्रिएट किया जाता है वो किस लिए क्रिएट किया जाता है, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट के लिए, यानी कि हमारा ध्यान जो है वो उसी सेंटर पर जाए और हम उसी सेंटर को देखें, ताकि जो व्यूअर है, जो देख सॉरी जो देखने वाला है वो उसी पर फोकस करे। इसलिए किसी भी गारमेंट के अंदर एक अटेंशन पॉइंट रखा जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्फेसिस कहते हैं। डिटेल्स दैट फोकस ऑन द फेस आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव बिकॉज द फेस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ ब्यूटी इन आवर कल्चर। अगर हम बात करें कि हमारे कल्चर के अंदर ह्यूमन बीइंग को लेकर के अगर इम्फेसिस यानी कि हमारी बॉडी है उसका इम्फेसिस पार्ट कौन सा है, तो हमारी बॉडी का इम्फेसिस पार्ट है हमारा फेस। क्योंकि कोई भी इंसान, अगर हम किसी दूसरे पर्सन को देखेंगे तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, यानी कि हमारी नज़र जो है वो जाकर के किसी के भी फेस पर जाएगी और वहीं पर जाकर अटक जाएगी। यानी कि ये क्या है, हमारा इम्फेसिस का पॉइंट है, एक फोकल पॉइंट है। ए ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडर्ड योक और ए कॉन्ट्रास्टिंग कलर ब्लाउज फर्दर एम्फेसाइजेज द फेस। और अगर एक कोई योग होता है हमारे बॉडी में, जो ऊपर वाला जो पार्ट पोर्शन जो हम पहनते हैं कपड़ों का, उसको हम योग कहते हैं। अगर एक ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी किया हुआ योग है या फिर हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर का ब्लाउज यूज करते हैं तो उससे भी हम इम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। पीपल विद फिगर प्रॉब्लम्स कैन एम्फेसाइज और कैमफ्लेग देयर फिगर प्रॉब्लम। For example, women with small waist can wear a bright and contrasting belt to emphasize the positive part of her figure, whereas a woman with large hips wearing a hip belt or other design details at the hip area would highlight it further. जैसे कि अगर हम बात करें इम्फेसिस की, तो अगर कोई भी पर्सन है, उनके अगर कोई फिगर प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस फिगर प्रॉब्लम को छिपाने के लिए भी इम्फेसिस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अगर कोई एक वीमेन है जिसकी स्मॉल वेस्ट है तो वो क्या कर सकती है, वो एक ब्राइट और कॉन्ट्रास्टिंग बेल्ट को यूज कर सकती है, जिससे जो लोगों का ध्यान है वो उस बेल्ट पर आ जाएगा और उसका जो स्मॉल वेस्ट वाला हिस्सा है, यानी कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो छिप जाएगी। तो इस तरह से हम इम्फेसिस को क्रिएट करके हमारी जो बॉडी की जो फिगर की जो प्रॉब्लम है उसको भी छिपा सकते हैं। वेयर एज ए वीमन विद लार्ज हिप्स, और अगर एक कोई वीमन है और उसके लार्ज हिप्स है तो वो क्या कर सकती है, वो वियरिंग ए हिप बेल्ट, वो हिप बेल्ट लगा सकती है, या फिर कोई अदर डिज़ाइन का हिप एरिया वाले जो हिस्सा है उसको हाईलाइट कर सकती है, जिससे जो उसके जो लार्ज हिप्स है उन उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाए।
इम्फेसिस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग कॉन्ट्रास्टिंग कलर। इम्फेसिस के लिए हम कॉन्ट्रास्टिंग कलर यूज कर सकते हैं, हम डिफरेंट अनयूजुअल शेप्स यूज कर सकते हैं, लाइंस यूज कर सकते हैं, टेक्सचर यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम इम्फेसिस को क्रिएट करने के लिए जो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है उनको यूज कर सकते हैं, जिससे हम इम्फेसिस क्रिएट कर सकें। अब नेक्स्ट आता है आगे रिदम। रिदम क्या है? रिदम इज रिपीटिंग ऑफ लाइन्स, कलर्स, अदर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन और डिटेल्स टू क्रिएट ए पैटर्न बाय विच द आई कैन फ्लो थ्रू द मटेरियल और द आर्टिकल और गारमेंट। रिदम क्या है? रिपीटिंग किसका? लाइंस का, कलर्स का या अदर एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन का, यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन है उनका जो रिपीटिशन है उसी को ही हम क्या कहेंगे? रिदम कहेंगे। रिदम कैन बी क्रिएटेड बाय यूज ऑफ लाइंस, शेप, कलर एंड टेक्सचर। रिदम को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? हम लाइन के द्वारा, यानी कि हम जो लाइंस है उनको बार बार यूज करके, एक इक्वल डिस्टेंस पे, हम बार बार एक शेप को यूज करके, हम बार बार किसी एक कलर को यूज करके, या फिर हम बार बार एक टेक्सचर को यूज करके भी रिदम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कैसे हम रिदम क्रिएट करेंगे? रिपीटेशन ऑफ एम्ब्रॉयडरी लेसेस। हम जो एम्ब्रॉयडरी लेसेस हैं उनका रिपीटेशन कर सकते हैं। बटन पाइपिंग, हम बटन पाइपिंग का यूज कर सकते हैं। हम कलर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे नेक लाइन है, स्लीव्स है और हेमलाइन है। हेमलाइन क्या होती है? जो हम जो कमीज पहनते हैं, जो कुर्ता पहनते हैं, और कुर्ते में जो नीचे का जो हिस्सा होता है जहाँ पर हम तुरपाई करते हैं, हेमलाइन का मतलब होता है जो तुरपाई वाली लाइन होती है। तो हम गले पर लेस लगा सकते हैं, या फिर हम गले पर पाइपिंग लगा सकते हैं, या फिर जो गले का कलर है तो वो सेम जो डिज़ाइन हमने गले में बनाया है वही पाइपिंग, वही लेस हम स्लीव्स पे यूज़ कर सकते हैं और हेमलाइन पे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा? उसी लेस का हमने गले पर, हमने हेमलाइन पे और स्लीव्स पे रिपीटिशन कर दिया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बाय ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ मोटिव्स, लाइंस, बटन्स, कलर्स एंड टेक्सचर। या फिर हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही मोटिव या एक लाइन या एक बटन या एक कलर या एक टेक्सचर लेते हैं, या तो हम उसको बढ़ाते जाते हैं या फिर हम उसको घटाते जाते हैं, और इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं? रिपीटिशन जो है वो कर सकते हैं, रिदम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेडिएशन वेयर आइज मूव ऑन एन ऑर्गेनाइज्ड वे फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट दैट इज गैदर इन वेस्ट, योक और कफ। या फिर हम किस तरह से रिपीटिशन कर सकते हैं कि हम जो हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वहाँ पर गैदर्स, हम वहाँ पर जो सलवटें हैं वो डाल सकते हैं, गैदर्स डाल सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? पैरेललिज्म वेयर एलिमेंट्स लाई पैरेलल टू ईच अदर। हम जो एलिमेंट्स हैं उनको एक दूसरे के पैरेलल यूज कर सकते हैं, जैसे टक्स इन योक, हम टक्स का यूज कर सकते हैं। हम नाइफ प्लीट्स इन स्कर्ट, जो स्कर्ट के अंदर जो आपके प्लीट्स डली होती है उनको नाइफ प्लीट्स बोलते हैं, तो उनका यूज कर सकते हैं। उनको हम एक इक्वल डिस्टेंस पे उनको बार बार रिपीट करते हैं, इससे क्या होता है? एक रिदम क्रिएट होती है। या फिर बैंड्स ऑफ कलर ऑल्सो क्रिएट ए रिदम इफेक्ट इन ए ड्रेस। या फिर जो कलर है वो भी एक ड्रेस में जो रिदमिक इफेक्ट है उसको क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है हारमनी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।